हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन बोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर है। सबसे पहले तो सॉरी यार, बहुत दिनों से पॉलिटिकल साइंस पर वीडियो नहीं आई थी। एक्चुअली मैं सोशियोलॉजी और बाकी वीडियोज़ में काम कर रहा था। पहले पीपीटी बनानी पड़ती है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सीधा इसको चालू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूं बुक नंबर 2 की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो बहुत चांसेस होती है कि वो इसी चैप्टर से होने वाले हैं। ये चैप्टर से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं, 6 मार्क्स तो बनते ही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर भी बहुत बड़े होंगे, तो शायद ये वीडियो भी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप पूरा फॉलो करिएगा। मैं इसमें कई टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सीधा चालू करते हैं। पहले 1 मार्क्स, फिर 2, फिर 4 और फिर आखिर में 6 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला 1 मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा काम किया था इंडिया के लिए। तो उनका सीधा सीधा आप सभी को नाम मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो। इन पर अभी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना और बोलना चाहता हूँ ये पहले क्वेश्चन के बाद कि यार पॉलिटिकल साइंस में जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन सबको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको बहुत सारे नए टॉपिक मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उन पर हम जल्दी से वीडियो लेकर आने वाले हैं। आप कमेंट में बता देना कौन कौन से बचे हैं। कई बार हम लोग के दिमाग से भी निकल जाता है वीडियो के चक्कर में। वो पूरे आने वाले हैं, पूरे अपन कवर करेंगे। और क्या है, बहुत चांसेस है कि नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आ जाए। मतलब हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए नए नए टॉपिक बिल्कुल आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है मेंशन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में फॉर्म हुई थी, इसने क्या मेन रिकमेंडेशन दी थी? तो इसने बोला था कि हमारे जो अब स्टेट फिर से फॉर्म होंगे, हम फिर से जो बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पर होने चाहिए। मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम अपने स्टेट का डिवीजन करेंगे। अब आप इसी क्वेश्चन से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड में भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सीधा यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, घूम घूम कर मिलेंगे। मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब फॉर्म करी गई थी, तो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है 1953 में करी गई थी। फिर हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट बनाया था, इसका किसने रिकमेंडेशन दिया था, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने दिया था। तो घुमा फिरा के, बोर्ड की हमेशा आदत होती है, वहां पर आपको घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप एग्जाम देकर निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़े नहीं है, लेकिन जब बाद में आराम से शांति से देखोगे तो आपको समझ जाएगा यार यही क्वेश्चन मैंने कहीं घूम फिर के देखे हुए थे। तो ये बोर्ड में अक्सर होता है। इसके बाद व्हाट इज टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। टू नेशन थ्योरी एक मुस्लिम लीग ने करी थी, बताइए क्या है। तो इस थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग है कि इस थ्योरी ने बोला था कि इंडिया में एक नहीं 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक हमारे हो गए हिंदू और मुस्लिम, इसलिए इसने बोला था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए है मुस्लिम लोगों के लिए। ये पूरी एक थ्योरी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आ सकता है टू नेशन थ्योरी किसने लिखी या मुस्लिम लीग की थ्योरी का नाम क्या है, कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद 4th क्वेश्चन आता है कौन से 4 प्रिंसिपल स्टेट है जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से रजिस्ट किया था, मतलब अपने आपको रोका था कि हमें ज्वाइन नहीं करना है। तो जूनागढ़ वाला प्रिंसिपल स्टेट, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 हमें नाम बिल्कुल याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बहुत याद रखना है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट के नाम बिल्कुल रट लीजिए। उसके बाद बुक में आपको दिए हुए हैं पूरे कि कौन से ईयर में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ, या कौन से ईयर में एक बड़े स्टेट को काट कर 2-2 छोटे छोटे स्टेट बनाए गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैप्स के पर्सपेक्टिव से। आप हमारी मैप वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा ये समझाया है मैप के बारे में, क्योंकि यही मैप आते हैं। हम लोग को तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन यही आ गए थे कि ये वाला स्टेट का फॉर्म हुआ, ये वाला स्टेट का फॉर्म हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका 5th क्वेश्चन आता है विच टू प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन ईदर पाकिस्तान और इंडिया। मतलब एक ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें इंडिया भी ज्वाइन करने से मना कर दिया था और पाकिस्तान भी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो हमारे सामने आता है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 एक थे जिन्हें ना इंडिया ज्वाइन करना था ना पाकिस्तान ज्वाइन करना था। फिर 6th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट असेशन मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया था जब जैसे कोई एक प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ ज्वाइन करना है तो उसको इस लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करना होता था। एक सिंपल सा प्रोसीजर बोल सकते हैं। कोई भी अगर एक प्रोसीजर होता है तो उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं। तो जो एक प्रिंसली स्टेट को जब इंडिया के साथ ज्वाइन करना था तो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म किया गया था, उसको हम बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हेन एंड बाय हूम वाज द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच डिलीवर्ड। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच जो थी हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट को 1947।
इसके तरफ सीधा बढ़ते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एक चीज़ आपसे सिंपल इतना बोलना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन के मार्क्स पर मत जाओ। जितने हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, आप बस ये देखो कि क्या इस क्वेश्चन का आप मैक्स टू मैक्स आंसर लिख पा रहे हो, क्योंकि बहुत चांसेस रहती है कई बार 2 वाला 1 में आ जाए, 1 वाला 2 में आ जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ही 2-3 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बस आप मेन फोकस अपना क्वेश्चन पर रखो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जब मेनली सारे स्टेट 1950s के पूरे डिकेड में अपने आप एक रीऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, तो पंजाब को 1966 तक वेट क्यों करना पड़ा? तो आपको एक और एमसीक्यू मिलता है कि भाई पंजाब के बाद कौन से स्टेट, जब पंजाब को कब तक वेट करना पड़ा था? 1966 तक। इसके बाद ये कट कर अलग स्टेट बने थे। तो इसका सिंपल रीजन है कि जो पंजाब है वहां पर 2 टाइप के लोग रहते थे, एक हिंदी स्पीकिंग और एक पंजाबी स्पीकिंग। तो मेन क्या हो रहा था, वहां पर जो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे उनका कहना था कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो फाइनली 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को सेपरेट कर दिया गया था पंजाब से। तो ये पूरा एक सीन हुआ था जिसकी वजह से उसको इतना वेट करना पड़ गया था। इसके बाद दूसरा आता है प्रिंसली स्टेट से आप क्या समझते हैं, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस समय इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमको आया था। तो सबसे पहली बात, प्रिंसली स्टेट मतलब क्या होता है? सिंपल आपको पता है, प्रिंसली स्टेट मतलब जब हमारे देश को आज़ादी हुई थी तो कुछ छोटे से एरियाज बच गए थे जिसके समय भी प्रिंस लोग रूल करा करते थे, इसको हम प्रिंसली स्टेट बोलते थे। और टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को। बिल्कुल याद कर लीजिए 565 स्टेट्स। 1 मार्क्स में ये बहुत चांसेस होती है कि क्वेश्चन आ जाएगा। और ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको कोई भी चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो 565 प्रिंसली स्टेट थे, एक अच्छा इंप्रेशन आ जाता है। इसके बाद सीधे 4 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको जितने भी अभी बताने वाला हूं बिल्कुल उनको दिमाग में बैठा लेना। आप पूरी चैप्टर वाली वीडियो देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग समझा रहे हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको करने की जरूरत है। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद फाइनली इंडिया का पार्ट कैसे बना पार्टीशन के बाद? देखिए, सबसे पहला हमें देखना जरूरी है कि हैदराबाद जो हमारा है वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। मतलब 1/3 जो पार्ट हमारा साउथ इंडिया का है वो हैदराबाद के अंदर में आता था उस समय के। इसके बाद उस समय के वहाँ के जो निज़ाम थे, मतलब हैदराबाद के हेड थे वहाँ के, उन्हें एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। अब ये क्या होता है, जैसा कि हमने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में पढ़ा, ऐसे एक स्टैंड स्टिल मतलब ये होता है कि जब से इंडिया की गवर्नमेंट है, अब इंडिया कोई प्रिंसली स्टेट को बार बार बोल रहा है कि आप हमें ज्वाइन करो, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा। मतलब दोनों के बीच में अभी भी डिस्कशन चलता ही जा रहा है, लेकिन कोई फाइनल हमारे सामने कुछ ऐसा वो नहीं आ रहा है कि भाई रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट आ जाता है कि भाई इसका दोनों को टाइम मिल जाता है, अब इस पर कोई बात नहीं होगी, थोड़े से टाइम का एक पॉज लग जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बिल्कुल समझा दी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्टैंड स्टिल मतलब कुल मिलाकर शांति एक प्रकार से। तो निज़ाम ने क्या किया था, इंडिया के साथ ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया था और इन्हें अपने आप को एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया था, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, मेनली वहाँ पर जो हैदराबाद है वहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट आने लगे। पहले दिन ने अपने आप को पहले बार बार था हम इंडिपेंडेंट होना, 3 ने बात कर ली, लेकिन यहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। और मेनली क्या हुआ, जो तेलंगाना वाला रीजन है उस समय जो आता था हैदराबाद में, तेलंगाना वाला एरिया, वहाँ के मेनली जो लोग थे ना, पीजेंट्स खासकर, इन लोगों ने एकदम आवाज़ उठाना चालू करी, क्योंकि जो यहाँ के निज़ाम थे वो इनको बहुत ज़्यादा ऑपरेस करा करते थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पर होती थी। तो इसके बाद क्या किया, जो वहाँ के निज़ाम, वहाँ के हेड थे, इनने अपनी पैरा मिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकर बोलते हैं, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि इनकी पैरामिलिट्री फोर्स को क्या बोलते हैं, इनको रजाकर बोलते थे। इनने इनको बोल दिया कि भाई आप सब देखो, तो ये रजाकर इतने गंदे लोग थे, इन्हें मर्डर करना चालू किया, रेप करना चालू किया, लूट करा इन लोगों को। और मेनली किनको कर रहे थे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको बहुत परेशान किया। तो जब इंडिया की गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये सिचुएशन तो बहुत पार होती जा रही है, तो फाइनली 30 सितंबर 1948 को इंडिया ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया। फिर इंडिया की आर्मी ने मार्च किया हैदराबाद की तरफ, वहां पर सब संभाला और फाइनली 17 सितंबर 1948 को सरेंडर कर दिया हैदराबाद के निज़ाम ने। इसके बाद फाइनली फिर हैदराबाद हमारे इंडिया का एक पार्ट बन गया था। तो ये हैदराबाद का एक इंपॉर्टेंट आता है, जितने भी हमारे स्टेट आते हैं प्रिंसली स्टेट, ये आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। इसके बाद व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड द प्रिंसली स्टेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिंपल बोला गया है कि इंडिया की अप्रोच क्या थी प्रिंसली स्टेट्स को। जब हमारा देश को आजादी मिली तो हम इंडिया किस वे में उनसे डिस्कशन करता था। सबसे पहले आपको इसमें 3 पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल आप इसको याद कर लो। 565 प्रिंसली स्टेट थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसके बाद इंडिया के एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर इंडिया जा रहा था प्रिंसली स्टेट के पास। मेनली इंडिया की 3 कंसिडरेशन थी। पहली,
कि जितनी भी मोस्टली प्रिंसली स्टेट है वो साफ साफ इंडिया को ज्वाइन करना चाहती हैं, और इसमें यह भी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। सबसे पहला तो इंडिया का ये कहना था, और दूसरा इंडिया बोल रहा था कि इंडिया बिल्कुल रेडी है कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, मतलब अगर कोई प्रिंसली स्टेट है जिसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब स्वतंत्रता चाहिए अलग से, तो वो भी इंडिया देने को तैयार है। इसका सीधा एग्जाम्पल उस समय जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, तो कुल मिलाकर इंडिया ने बोला था हम ऑटोनॉमी देने को तैयार हैं, और आपकी अगर कुछ छोटी मोटी डिमांड रहेंगी, कोई बातें रहेंगी, तो उसको भी सुनने को हम पूरी तरीके से तैयार है। और तीसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया का जैसे ही वो हुआ था हमारा क्या बोलते हैं पार्टीशन, तो पार्टीशन के बाद इंडिया को ये तो बिल्कुल पता चल गया था कि भाई अगर हमने इस चीज को अच्छे से टैकल नहीं किया तो फिर से इंडिया बहुत पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो इंडिया ने ये तो बिल्कुल बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए हमको एक अच्छा पूरा इंटीग्रेट करना है, इंडिया को इंटीग्रेशन मेन पार्ट हो गया तो, और अच्छे से पूरे स्टेट में डिवाइड करना है। तो इंडिया का मतलब मेन फोकस यही था कि पूरी प्रिंसली स्टेट इंडिया को अच्छे से आराम से ज्वाइन कर ले। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे हम लोग PDF दे देते हैं तो स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद ऐसी कौन सी 4 प्रॉब्लम है जो इंडिया को पार्टीशन के प्रोसेस के समय फेस करनी पड़ी। सबसे पहला कम्युनल राइट्स हो रहे थे, ऑब्वियस सी बात है भाई, दंगे तो होंगे ही, ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसके बाद वहाँ पर हमें दूसरा आ रहा था प्रॉब्लम ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज। अब यहाँ पर इंडिया के उस समय स्टेट अच्छे से डिवाइड नहीं थे, हमने पहले ही बात करी, तो देखा जाता कि यार कैसे डिवाइड करना है, लैंग्वेज के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, कल्चर के बेसिस में, बहुत समय उस समय नाटक चल रहे थे कि कैसे इंडिया को हम यूनाइटेड रख सकते हैं और साथ साथ स्टेट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ रहा था। फिर आ रहा था कि पूरी सोसाइटी के हम एक साथ कैसे वेलबींग देख सकते हैं, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। चौथा आ रहा था कि भाई एक इंडिया को कैसे एक अच्छे नेशन में शेप किया जाए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि इंडिया को एक अच्छे से नेशन में शेप करने की पूरी बात चल रही थी। और फिर सिंपल सा पांचवा था कि एक डेमोक्रेसी कैसे इंडिया में अच्छे से ला सकते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हैं जो सबके लिए इक्वल है, मतलब सब उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये 5 प्रॉब्लम आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मणिपुर और जूनागढ़ कैसे इंडिया के साथ ज्वाइन हुए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 प्रिंसली स्टेट थी। सबसे पहले अगर मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर जैसे ही 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, वहाँ के जो महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, इन्होंने क्या इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था, लेकिन इनने बोल दिया था हम अपनी ऑटोनॉमी रखने वाले हैं। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा इंडिया फ्लेक्सिबल था तो इंडिया ने इनको हाँ बोल दिया था, इनने अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी पूरी तरीके से रखी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मणिपुर के जितने लोग थे उन्हें बहुत प्रेशराइज किया यहाँ के राजा को कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। तो फाइनली जून 1948 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हो गई थी ये। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि अगर कभी आपसे पूछा है कि इंडिया का कौन सा पहला एक ऑफिशियल स्टेट था जहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन हुए, तो वो हमारा मणिपुर था। ये अपने आप इंडिया का पहला बन गया था। अब इसके बाद क्या हुआ है कि जो कांग्रेस थी उसका कहना था, स्टेट कांग्रेस का, कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है, लेकिन बाकी जो यहाँ की रीजनल पार्टी थी वो ज्वाइन करना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पर पार्टीज के बीच में हमें नाटक देखने को मिल रहा था। और फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरी चीज यहाँ पर कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसने प्रेशर कर करके यहाँ के महाराजा से बोल दिया कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, और उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर भी लिया, मतलब पूरे वो इंडिया के पार्ट बन गए। इतना ज्यादा इंडिया ने उनको प्रेशराइज कर लिया था। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हुई, इनके राजा ने तो हाँ बोल दिया, लेकिन वहां पर जो इलेक्शन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हुई थी उससे उन्होंने कोई बात ही नहीं करी राजा ने, मतलब राजा ने अपने मन से एक डिसीजन ले लिया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मीनिंग क्या निकला। तो इसके बाद बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हुई थी और लोगों का बिल्कुल मन नहीं था, मतलब कुल मिला के आधे लोग का कहना था उन्हें इंडिया से ज्वाइन करना है नहीं करना है, पूरी वहां पर डिबेट चल रही थी। लेकिन फाइनली अब डिसीजन हो चुका था, ये इंडिया का पार्ट बन चुका था। इसके कारण आज भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उन लोग का एंगर और रिसेंटमेंट झलक जाता है किसी भी तरीके से, तो ये हमें एक प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर हम जूनागढ़ की बात करते हैं तो यहाँ के जो नवाब थे उनका कहना था कि या तो वो पाकिस्तान से मर्ज होंगे या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे। इनका पूरा यहाँ पर सीन चल रहा था। लेकिन फिर धीरे से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हुए, लोगों ने प्रेशराइज किया, पूरी बात चली, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्लेबिसाइड करवाया। प्लेबिसाइड का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। प्लेबिसाइड मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वोटिंग कि क्या हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्लेबिसाइड किया, सबने बोला कि भाई हमें इंडिया के साथ ज्वाइन होना है, और फाइनली ये भी इंडिया का पार्ट बन गया था। तो ऐसे दोनों मणिपुर और जूनागढ़ हमारे इंडिया के पार्ट बन गए थे। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमको आया था, शायद 4 में आया था या 6 में आया था, मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टीशन के समय हमें क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी। मतलब जब पार्टीशन की बात चल रही थी कि यार पार्टीशन कैसे होगा, क्यों होगा, तो इस पर क्या डिफिकल्टी आई थी। एनसीईआरटी का सीधे सीधे एक क्वेश्चन आता है और इसमें यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं।
सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई जब पार्टीशन की बात चल रही थी तो इंडिया में कोई भी ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जहां पर मुस्लिम लोगों की मेजॉरिटी, मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं था। फिर बाद में देखने को मिला कि एक वेस्ट और ईस्ट में दो एरिया हैं जहां पर मुस्लिम की मेजॉरिटी देखने को हमको मिलती है। तो फिर इस एरिया में क्या कर दिया गया, बोल दिया गया कि पाकिस्तान दो बनेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान था, तो एक ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया और एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी। और यहाँ पर ये देखने को ये भी मिला था कि यहाँ पर मेजॉरिटी बेल्ट तो थे दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर और भी रिलीजन के लोग थे, सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम नहीं थे। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहली प्रॉब्लम हमारी क्या आई थी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि नॉट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। जरूरी नहीं है कि हर मुस्लिम एरिया है तो उसको पाकिस्तान में जाना था। बहुत सारे मुस्लिम लोग बोलते हैं पाकिस्तान में नहीं जाना। यहाँ पर बहुत ही एक नाम आता है खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। ठीक है, ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इनका आता है। इनको फ्रंटियर गांधी बुलाया था। ये बिल्कुल अपोज में थे टू नेशन थ्योरी के। इनका बोलना था पार्टीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन पर इतना ज़्यादा फोर्स था कि फाइनली इनकी सुनी नहीं गई थी और इसको भी मर्ज कर दिया गया था पाकिस्तान से। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये आई थी कि भाई हर मुसलमान मेजॉरिटी नहीं चाह रहा था पाकिस्तान में जाना। तीसरा हमारा आया था कि जो अपन दो बेल्ट बोल रहे थे मुसलमानों के, पंजाब और बंगाल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ पर फिर फाइनली बाद में डिसीजन क्या लिया गया था कि हमारा बंगाल और पंजाब जो दो एरिया हम पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे, इनको भी डिवाइड किया जाएगा, बिल्कुल लो लेवल से डिवाइड किया जाएगा। जितना एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी का रहेगा वो पाकिस्तान में चला जाएगा, बाकी इंडिया में जाएगा। तभी आपने एक सुना होगा, अपन ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान में चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर से दोनों साइड के पंजाब में ट्रेड ऑन कर दी गई है, क्योंकि भाई पंजाब को पार्ट में डिवाइड किया गया था। आधा पाकिस्तान जहां मेजॉरिटी थी मुस्लिमान की पाकिस्तान चला गया था, बाकी इंडिया में गया था। बंगाल के साथ भी यही हुआ था। तो ये पूरा इसका आता है। इसका फोर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम। भाई माइनॉरिटीज का क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारे लाख ऑफ हिंदूज ऐसे सिख थे जो पाकिस्तान में रह गए थे, बहुत सारे मुसलमान थे जो इंडिया में रह गए थे और दोनों इधर उधर होना चाहते थे। तो माइनॉरिटी के बारे में कौन देखेगा। फिर माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा परेशान भी किया जाता है। तो ऐसा समझ में आ रहा था माइनॉरिटीज को कि वो अपने ही देश में एलियनों की तरह रह रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और बोला जाता है पार्टीशन करने से बिल्कुल सच्चा इफेक्ट है कि आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम चल रहा था कि वो इस समय इंडिया के में है कि पाकिस्तान में। बहुत बाद में मालूम चली थी चीजें। तो ये पूरा आया था पार्टीशन वाला। अच्छे से बिल्कुल 4 पॉइंट याद कर लीजिए, यही आपको लिखने हैं अगर आता है क्वेश्चन तो। इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एनालाइज एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्सिक्वेंसेस मीनिंग बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता, कई बच्चों को कंफ्यूज है कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का सिंपल मीनिंग होता है कोई चीज हो जाने के बाद जो उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको कॉन्सिक्वेंसेस से कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे होते हैं इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी हमें सबको क्लियर करना तो बनता है। सबसे पहले मुस्लिम की हम लीग की हमने टू नेशन थ्योरी पढ़ी है, तो इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। और मेनली यहाँ पर बोला जाता है कि इस थ्योरी के बाद की जो पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ इंडिया के साथ, इसके दो बड़े रीजन थे। एक था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, दो पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था पॉलिटिकल, एक बड़ा रीजन ये बोला जाता है। फिर आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आए थे, इसका बहुत बड़ा एक रीजन माना जाता है पार्टीशन का। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी। जो हमने पढ़ा मेजॉरिटी वाला कोई एरिया नहीं था, और जो मेजॉरिटी वाले एरिया थे वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे थे जो उस मेजॉरिटी का पार्ट नहीं, जैसे नॉन मुस्लिम मिल रहे थे, कई जगह नॉन हिंदू मिल रहे थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई थी। फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनॉरिटी का हमने बात करी। माइनॉरिटी जहां फंसेगी भाई उनको तो टारगेट किया ही जाता है। तो माइनॉरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही थी। और ये लाइन आप बिल्कुल याद रखने का, अगर आपने एग्जाम में लिख दी तो बहुत प्रॉफिट होगा कि दिस ट्रांसफर इज सेड टू बी मोस्ट एब्रप्ट, लार्जेस्ट एंड अनप्लान्ड ट्रांसफर ओन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। टॉपर्स आंसर शीट में बहुत बिल्कुल लाइन लिख देते हैं। लाइन एक छोटी मोटी याद कर लो, अच्छा रहता है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंप्रेशन दे देता है। हिस्ट्री में एक बुद्धा की लास्ट लाइन हमें दी हुई है कि उनकी डेथ के पहले उन्होंने कुछ लास्ट वर्ड्स बोले थे, वो आप याद करो। मतलब कुछ चीजें कहती है जो आपको आना चाहिए। तो मेन यहाँ पर ट्रांसफर में बहुत सारी विमेंस का रेप हो रहा था, लोगों का मर्डर हो रहा था, आधे तो लोग अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे, रिफ्यूजी कैंप्स में कई लोग अपनी जिंदगी बिता दिए, कई लोग तो भूख की वजह से मर गए थे, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। विमेन का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो विमेन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी किडनैप हो रही थी, कई को फोर्सफुल करके दूसरे रिलीजन में बदलाया था। कई लोग बोल रहे थे, मतलब ऐसी सोच रख रहे थे कि फैमिली की रिस्पेक्ट बचाने के लिए अपनी ही घर की विमेंस को मार रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत सारी हमारे सामने आई थी।
बहुत सारे, ये लिखा है 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, 10 लाख तक के लोग मर चुके थे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर प्रॉब्लम विथ रिफ्यूजी हो गई थी, जो रिफ्यूजी लोग थे उनका घर नहीं था, तो उन लोगों का क्या होगा, तो रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे, मतलब लोग अपने महीने वहीं पर गुजार रहे थे जैसे उनका वो घर हो, तो रिफ्यूजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया था, हमें देखने को मिला था जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, ये रिलीजन को फेवर कर रहे थे। कई लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे कर रहे थे, सपोज एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई पुलिस वाले हैं अगर वो हिंदू रिलीजन के हैं तो वो हिंदू वालों को सपोर्ट कर रहे थे। और खासकर पूरी इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पार्टीशन क्या था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा था, उस समय इतना स्ट्रांग भी नहीं था, ये भी एक रीजन था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हमारे यहाँ हो गया था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंडिया में जब पार्टीशन पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो चेयर तक बांटी गई, पेन्स तक बांटे गए, पेपर क्लिप भी बांटी गई, जहां तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बांटा गया था। तो ये पूरी चीज हुई थी, मतलब जो पहले इतना साथ में रहते थे उनका भी बंटवारा कर दिया गया था। तो ऐसा पूरा ये सीन हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। अब इसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सब चैप्टर का नाम ही यही क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल बनना चाहिए। नेशन, आपको अगर अपना चैप्टर खोलोगे एनसीईआरटी का तो पहला टॉपिक ही आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये 3 चैलेंजेस बिल्कुल आप याद रख लो। पहला, एक नेशन को शेप कैसा किया जाए, दूसरा डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे किया जाए, और तीसरा सबका डेवलपमेंट और वेलबींग कैसे देखा जाए पूरे लोगों का। इसको अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, इसको लेकिन मैं डिस्कस इसलिए फिर से नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल ये 3 याद रख लो। ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मेनली 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा एक ही में बना दिया जिसको आपको आसानी हो। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आता है कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी, जिसको बोला गया था कि यार इंडिया में कैसे क्या करना है आप पूरा सब क्लियर करिए। तो इनने बाद में बोला थी, 2 रिकमेंडेशन लेके आए थे। पहली कि स्टेट को पूरा रीड्रॉ फिर से किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा, लैंग्वेजेस के बेसिस पर किया जाएगा। पहले हमारी बहुत लोग डर रहे थे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डर रही थी, बड़े बड़े नेशनलिस्ट हमारे डर रहे थे कि अगर लैंग्वेज के बेस में डिवाइड किया तो कहीं और भी ज्यादा पाकिस्तान टाइप हाल ना हो जाए। लेकिन बाद में ऐसा समझा गया कि यार जहां हम लोगों को उनकी आज़ादी देंगे, जहां हम कल्चर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो इंडिया और अच्छे से यूनाइटेड वे में रहेगा। तो ऐसी पूरी बात चली थी, सोशियोलॉजी में हमने ये पूरा कवर किया अभी। तो ऐसा पूरा ये सीन चल रहा था, मतलब पूरा ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, फाइनली हमें आंध्र प्रदेश एरिया में वहाँ पर एक आपने देखा होगा एक विशाल आंध्र करके मूवमेंट हुआ था, जहाँ पर ओल्ड मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने किया था। इनका कहना था कि इनको एक अलग से स्टेट चाहिए अपना, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ये जो पूरा बढ़ गया था इनका प्रोटेस्ट। तो उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि यार हम चुप तो नहीं बैठ सकते, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, पोटी श्रीरामुलु का नाम आता है, एक वेटरन गांधी थे। इनने फास्ट पर अनशन पर बैठ गए थे, पूरे 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई थी इसी अनशन की वजह से। इसके बाद एकदम वायलेंट वे में पूरा आंध्र रीजन में मतलब नाटक होना चालू हो गया था कि भाई, फिर इसके बाद इंडिया गवर्नमेंट को एकदम से एक्शन लेना पड़ गया था और सेपरेट एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया था फिर 1952 में। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, मैंने इस पैरा में बिल्कुल शॉर्ट में करके पूरा आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा हुआ था। तो 1953 में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इसने 1956 में पूरा क्लियर कर दिया था। तो इस कमीशन के बेसिस पर बिल्कुल याद रखिए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारी फॉर्म हुई थी। ये पूरा हमारा इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद जो उत्तराखंड है इसको उत्तर प्रदेश से निकाला गया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से निकाला गया था, झारखंड को बिहार से निकाला गया था। और ये 2000 में हुआ था तीनों काम। ये बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। फिर इसके बाद तेलंगाना हमारा 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाला गया। फिर इसके बाद अगर हम और बात करें तो हमारा जो गुजरात है बॉम्बे से निकाला गया था, ये हमको क्वेश्चन आया था। हरियाणा पंजाब से निकाला गया था, हिमाचल प्रदेश पंजाब से निकाला गया था, हमने पहले डिस्कस किया। इसका त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश पूरे असम से निकाले गए थे। तो इसका भी आप बिल्कुल याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा हमारा इसमें आता है। सबसे पहले हमारी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मैंने आपको बताया, हमारे नेशनलिस्ट और गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे थे मैंने आपको वो बताया, विशाल आंध्र के बारे में मैंने आपको बताया, पोती श्रीरामुलु के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी डेथ हो गई थी 56 डेज के फास्ट के बाद। फिर हमने देखा कि क्या हमारे स्टेट किस तरीके से फॉर्म हुए थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नया टॉपिक पूरा ऐड हुआ है, पूरा हमने एक्सप्लेन कीजिए, आप वो वीडियो देखिए फ्री में, इसको बड़ा करने का जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है। इसका दूसरा टॉपिक कश्मीर इशू, इस पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस 1-2 दिन में बिल्कुल इसके नए टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, पूरा एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करके, तो आप वो वीडियो देखिएगा। अच्छे से उसमें बिल्कुल क्लियर वे में समझाएंगे, अच्छे प्रेजेंटेशन वे में, तो आपको और अच्छे से क्लियर एकदम समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई नो बड़ी वीडियो बनी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। एक्चुअली हमको बहुत सारे सब्जेक्ट पर काम करना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है, पर फिर मिलता रहूँगा मैं तो अन्य वीडियोज़ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।